अर्थराइटिस या गठिया रोग आज जो लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये रोग आज न सिर्फ बूढ़े में ही हो रहा है बल्कि नौजवान भी इसके चपेट में आ रहे हैं। और अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में जो है उसके शरीर में काफ़ी दर्द होता है और घुटना और कूल्हे के हड्डियों पर भी इसका अधिक प्रभाव डालता है। और इस रोग से सिर्फ जो पीड़ित जो है लोग अपने हाथ पैर को हिलाते वक्त काफ़ी तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। तो आज के अपने इस वीडियो में आज आप लोगों को अर्थराइटिस से संबंधी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा डॉक्टर अरुण कुमार से करेंगे। तो बताएं क्या ये अर्थराइटिस क्या है? देखिए, आर्थराइटिस का कॉमन मतलब हुआ कि जॉइंट का इन्फ्लामेशन, जॉइंट की बीमारी। एक्चुअल में ये बीमारी काफ़ी हद तक जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। जॉइंट के चारों तरफ जो और भी पार्ट्स होते हैं शरीर के, उसको इन्वॉल्व करता है। तो आर्थ्रोपैथी भी से लोग बोलते हैं। ये अलग अलग रूप में कॉमन है। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यूरेट अर्थराइटिस, गॉटी अर्थराइटिस। तो ये डिपेंड करता है कि जो अर्थराइटिस किस वजह से है, उसका कंपोजिशन क्या है। ऐसे आपको हम बताना चाहेंगे, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट। तो जॉइंट दो हड्डी के बीच में होगा। जॉइंट जब भी होगा तो अब जॉइंट के अगल बगल में जो लिगामेंट्स होंगे, जो एपिथेलियल सेल्स होंगे, ये सब इन्वॉल्व होता है। टेंडन का जो इंड है, सीथ है, साइनोवियल सीथ है। तो साइनोवियल सीथ के चारों तरफ जो इन्फ्लामेशन होंगे, उसे भी आर्थ्रोपैथी में काउंट करते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए आपको ये जानना होगा कि साइनोवियल सीथ क्या है। साइनोवियल सीथ एक्चुअल में एक लिक्विड होता है जिसमें कि हिपैरन या केराटिन सल्फेट वगैरह भरा होता है। और ये सीथ का अगर इसका कैल्सिफिकेशन हो जाए किसी भी कारण से, तो वो जाके रगड़ करने लगता है, वो पार्टिकल बन जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। और वही क्रिस्टल जब भी हम जॉइंट को मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, तो ये दर्द होता है, पेन होता है। तो ये चीज़ को ये कहीं भी हो सकता है। जो छोटा जॉइंट है शरीर का, जो उंगलियों के बीच में जॉइंट है, जो अंगूठा का जॉइंट है, एड़ी है, नी जॉइंट है, जितने भी तरह के जॉइंट है जहाँ एंगुलेशन होता है, जहाँ की मोशन होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होती है, लैटरल मोशन होता है, एडक्शन एबडक्शन। तो जब जब ये करेंगे तो वहाँ पर, तो ये जो जॉइंट तो शरीर के अच्छाई के लिए बनाया हुआ है। अगर जॉइंट नहीं रहेगा तो हम अपने शरीर को कैसे मोड़ पाएंगे। लेकिन जो वहाँ का कंपोजिशन है, कभी कभी देखा गया है कि या तो ट्रॉमा के बाद, या यूरिक एसिड बढ़ने के बाद, या और भी किसी अन्य कारणों से अगर इन्फ्लामेशन होता है, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। और कई बार तो देखा गया है कि नए हड्डियां का भी निर्माण हो जाता है, जिसको ओस्टियोफाइट्स बोलते हैं। ओस्टियोफाइट के बाद भी आपको ये अर्थराइटिस में जो है कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट है और इसका क्या उपचार है इसके बारे में थोड़ा मुझे चर्चा एक्चुअल में जो कैसे कौन से पार्ट को इन्वॉल्व किया है और उसका कंपोजिशन क्या है और कॉज क्या है, ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है, क्या रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, या यूरिक एसिड का डिपोजिशन है, उसके अनुसार हम कुछ पैथोलॉजिकल जांच करते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या अगर हार्ट भी इन्वॉल्व है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस कई बार देखा गया कि RHD के रूप में भी सामने आता है। तो ये इकोकार्डियोग्राफी भी कराते हैं, चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं। कई बार चेस्ट भी इन्वॉल्व होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो ये एक सिंड्रोमल प्रेजेंटेशन भी होता है, जिसके वजह से हम लोग को कुछ रेडियोलॉजिकल जांच भी है। चूँकि पहले बताया गया है कि ये जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, तो जॉइंट के लिए हम लोग मैनुअल एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, CT स्कैन, MRI, जैसे एंकॉलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उसमें हम लोग को बम्बू स्पाइन मिलता है। तो इसके लिए हम लोग एक्सरे का सहारा लेते हैं, जिसमें कि आपको डिस्क और जो स्पाइन कॉर्ड है, जो वर्टिब्रा का जो शेप चेंज हो जाता है। कई बार ओस्टियोफाइट्स भी बन जाते हैं, पाइनस बन जाता है, जो साइनोवियल सीथ। उस केस में हम लोग को देखना होता है कि किस तरीके का जॉइंट है और कौन सा हिस्ट्री में क्या मिला है फाइंडिंग, उसके अनुसार हम लोग जो भी जांच है कराते हैं।
एमआरआई से आप स्टोनोसिस वगैरह देख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो कैनाल स्टोनोसिस जो हम लोग बोलते हैं, पेडिकल्स वगैरह को माइन्यूटली आप देख सकते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बना है उसको देख सकते हैं। तो नर्व को भी कई बार इन्वॉल्व करता है, तो नर्व अगर वो ऑस्टियोफाइट नर्व को कंप्रेस करने लगे तो अलग अलग सिम्टम आते हैं, पेन के अलावा टेंडरनेस और ये टिंगलिंग सेंसेशन भी होने लगेगा। तो ये सब पेशेंट के हिस्ट्री के अनुसार हम जांच कराते हैं। कई बार देखा गया है कि पेशेंट के कैल्शियम लेवल में कमी आने लगेगी, तो विटामिन डी कैल्शियम का लेवल भी हम लोग को जानना होता है। उसके अनुसार हम लोग फिर न्यूरोबियन या कैल्सिट्रॉल या कैल्शियम देते हैं। ऐसे सनलाइट का भी एडवाइस दिया जाता है इस तरह के केस में। नाउ कमिंग टू द व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह है, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। फिजियोथेरेपी कई तरह के मशीन आ चुकी हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी आया हुआ है और ट्रैक्शन मशीन भी आया हुआ है। अगर वो नेक को इन्वॉल्व करता है तो ट्रैक्शन दे सकते हैं हम लोग। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा ले सकते हैं, जो मार्केट में आपको प्रत्येक जॉइंट के लिए अलग अलग मशीन भी आया हुआ है जो कि रोलर सिस्टम से काम करता है, प्रत्येक जॉइंट को रिलैक्स करता है ये। तो ये चीज़ चूँकि पहले बताया गया कि लिगामेंट का इन्वॉल्वमेंट है, टेंडन का इन्वॉल्वमेंट है, तो जो रोलर होता है कभी बैक में काफ़ी अच्छा ये काम करता है, जो सेशन के अनुसार दिया जाता है। और ये फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हाउ टू इंटरवीन इन सच केसेस। और एक थेरेपी आई हुई है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन अगर फ्रोजन शोल्डर है या नी जॉइंट इन्वॉल्व है, जो कॉमनली इन्वॉल्व होता है जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है, उस केस में हम लोग एक गाइडलाइन है कि उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन और एनास्थेसिया का कुछ देकर हम लोग वैसोकंस्ट्रिक्शन कराकर और तब ये देते हैं, सो दैट कि उसका एक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से है। तो ये प्रत्येक जॉइंट के लिए है, बट ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मेजर जॉइंट है, जो बिग जॉइंट्स है, उसमें काफ़ी अच्छा ये काम करता है। और उसमें अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स उसमें सेशन होते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन कब लेना है, सप्ताह में कितने दिन लेना है, इस तरह का गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। अपार्ट फ्रॉम फिजियोथेरेपी कुछ महंगा इंजेक्शन भी आया है जिसमें हाइलोरेनेट वगैरह होता है, जो कि वंस ए ईयर या ट्वाइस ए ईयर देते हैं और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसमें बबल होता है वो, जो कि काफ़ी माइक्रो लेवल पर जाकर वो काम करता है, माइक्रो स्ट्रक्चर पर काम करता है और ये जॉइंट को काफ़ी राहत देता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम फॉलो करके, इस तरह की बातों को अपनाकर जॉइंट के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। आर्थराइटिस में बहुत अच्छा मदद होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अनक्यूरेबल नहीं है, इसको क्यूर किया जा सकता है इनिशियल स्टेज में हॉट फर्मेंटेशन के द्वारा और फिजियोथेरेपी के द्वारा। अगर प्रोग्रेस कर जाता है, पैनस का निर्माण हो जाता है, तो उसके लिए भी जैसा हमने ट्रीटमेंट बताया इंट्रा आर्टिकुलर। अब कई बार होता है सिचुएशन इतना डेबिलिटेटेड हो जाए, पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, तो सरकार की तरफ से रिहेबिलिटेशन भी है। अगर वो काम नहीं हो करता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, रिप्लेसमेंट की बात होती है। जॉइंट को इतना ज़्यादा ट्यूबरकुलोस आर्थराइटिस में कई बार देखा गया है कि जॉइंट जो है वो आर्टिकुलर जो जॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, बहुत ही पेनफुल होता है, चाहे हिप जॉइंट हो। उस तरह के केस में हम लोग रिप्लेस करते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल ही रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है, हो भी रहा है और इसमें पेशेंट काफ़ी क्योर होता है, सफल भी है। तो इस तरह का देखना होता है हम लोग को। तो डॉक्टर चंदन, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका रोल है? जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग जो आता है तो उसमें कुछ कुछ साइन मिलते हैं, जैसे कि हाँ साइन है, मिलता है, नोट्स है, तो फिर हाइबर्डन्स साइन मिलता है। हाइबर्डन्स नोट्स है, तो स्वान साइन है। इस तरह का सिवियरिटी में ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में कुछ साइन जो है वो अलग हाँ, ऐसा है कि कई बार देखा गया है कि जो आपके फैलेंजेज है, जो कि फैलेंक्स जो कि इंड है, जो हाथ है हमारा, जो छोटे छोटे बोन्स हैं फैलेंज के बीच में देखा गया कि वो घुमावदार हो जाता है।
स्वान साइन, नेक साइन, इस तरह का बोला जाता है। नोट्स मिल जाते हैं, कई कई हैबर्टस नोट्स साइड में मिलते हैं, जो जहाँ टेंडन इंजर्ट हो रहा है, लिगामेंट जो है उस पोजीशन में देखा गया है नोट का, तो उस अकॉर्डिंग वो मदद करता है कि ये ओस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो हम उसमें डमार्ड भी देते हैं, एनसेड देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल जो ड्रग दिया जाता है, गोल्ड का भी रोल है, डीपेनासिलिन भी जो देते हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू द रेडियोलॉजिकल साइन। बम्बू स्पाइन मिलता है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, जो कि मैंने बताया कि उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है वर्टिब्रा का। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, जैसा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस आप बताएं और ऑस्टियोआर्थराइटिस बताएं और एक गाउटी अर्थराइटिस बताएं। तो गाउटी में तो यूरिक एसिड का जो Accumulation होगा। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से कारण सही है, ऑटोमेनेटोलॉजी। तो इसमें जो है कोलेजन फाइबर जो होता है उसका क्या है? कोलाजन फाइबर देखिए बेसिकली अल्फा बीटा गामा जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है कोलाजन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखा गया है कि प्रो कोलाजन कोलाजन को जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कुछ बाधा आती है। साथ में विटामिन सी भी हम लोग जानते हैं कि कोलाजन सिंथेसिस को एग्रावेट करता है। अगर इस तरह की कमी आती है तो पेशेंट का सिचुएशन और एग्रावेट होता है। और जो बाइंडिंग होनी चाहिए, जो ट्रोपोनिन और ये सब जो मसल का जो इंड है और कोलाजन है, जो काफ़ी एंगुलेशन में हेल्प करता है, लिगामेंट फॉर्मेशन में एक्यूरेट फॉर्मेशन जो कराता है, जो काफ़ी हद तक इस तरह के डिजीज में डिनेचर्ड हो जाया करती है। तो वो धीरे धीरे एक समय के अनुसार काफ़ी हद तक बढ़ते जाता है। और पेशेंट कई बार देखा गया कि बोले जिसमें कि एबडक्शन हो जाएगा, पैर देखिएगा कि वो धनुष टंकार टाइप का जो पैर है मुड़ जाता है, और वो पेशेंट को मोड़ने में भी, फ्लेक्शन में भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह के केस में कोलाजन फाइबर का सप्लीमेंटेशन भी आया हुआ है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के अलावा वो सप्लीमेंट भी हम दे सकते हैं, और उस पर भी ध्यान देना होता है कि कैसे कोलाजन फाइबर को हम ये रखें, सतत प्रक्रिया में बाधा ना हो। और हाइलुरोनेट या हाइलुरोनिक एसिड जो साइनोविल सीथ में का कंपोजिशन है फ्लूइड में, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग को सप्लीमेंटेशन के द्वारा, कुछ फूड्स भी हैं जो कि हेल्प करते हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। शहरों में जो है अभी जो देख रहे हैं, जो सेडेंटरी लाइफ ये का सिस्टम ये चला हुआ है, देखिए कि न तो यहाँ जो जितने भी लोग हैं मैक्सिमम जो है वो सेडेंटरी लाइफ में है, और अभी निकलेंगे और ड्यूटी करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर इस कंडीशन में तो आपका ना तो एक्सरसाइज हो पा रहा है, और ना ही आप उस तरह का एक्टिविटी कर पा रहे हैं जो कि आपको जो मसल्स और बोन को या जॉइंट को आपको एक सुचारू रूप से ये कर रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आपका जो अर्थराइटिस है, चाहे गाउटी हो, रूमेटॉइड हो या फिर ऑस्टियो, तो वो आपका बढ़ेगा। तो इसमें किस तरह का नेचुरल डाइट या फिर एक्टिविटीज़ करना चाहिए? देखिए, आप देख सकते हैं शहरी कल्चर जो आपके सामने दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम अर्थराइटिस इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है, इनको डायबिटीज वगैरह भी रहता है, कई बार हाइपरटेंशन के शिकार रहते हैं, ज़्यादातर का ये हिस्ट्री है। ये सब सीढ़ी चढ़ने उतरने में इनको काफ़ी परेशानी होती है। ये देखा गया है कि आप बहुत सारा ड्रग का इंटरेक्शन होता है। डायबिटीज में कुछ ड्रग आप नहीं दे सकते हैं, डोज कम करके देना होगा। अगर पेशेंट एम्लोडिपिन ले रहा है या टेलमिसार्टन ले रहा है, जो ज़्यादातर का हिस्ट्री है यहाँ शहरों में, तो और ये इनकी एक्टिविटीज मात्र सीढ़ी उतरने और कार में चढ़ने, जैसे आप देख रहे हैं सबके घर के आगे कार लगा हुआ है, ये आते हैं कार में गए, ड्यूटी गए, कहाँ एक्सरसाइज हुआ। मॉर्निंग में जो टाइम होता है वो जो गोल्डन टाइम है, उस यहाँ लोग 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं। तो ये जो नेचुरल जो है मेरा बॉडी, उसके साथ खिलवाड़ है, साफ जो नेचर के साथ छेड़छाड़ इसको बोल सकते हैं। आपको सवेरे उठना है, डेली एक्टिविटीज करनी है, आपको सनलाइट के पहले उठ जाना है। लेकिन मैंने ऐसे आप कभी नहीं देखा। आप देखेगा शहरों में 6 बजे तक तो 7 बजे तक भीड़ नहीं रहता है रोड पर, लेकिन 7 और 9 के बीच में एकाएक कितना भीड़ आता है। तो इसका मतलब कि लोग तुरंत आते हैं, ड्यूटी के लिए गए, फिर एकाएक। तो ये सब जो चीज़ है, ये डेली एक्टिविटीज नहीं करने की वजह से अर्थराइटिस की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। ये लोग सोचते हैं कि सीढ़ी से उतर लिए यही एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। आपको प्रत्येक ज्वाइंट
प्रत्येक जॉइंट को कितना एंगल से मोड़ना है। जैसे मैंने उंगली को मोड़ा तो 90 डिग्री से मोड़ा, इसको 180 डिग्री से मोड़ा, 270। तो ये जो एंगल का जो मुड़ाव है, ये जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है। यही अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इसको आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है कि वो प्रत्येक जॉइंट का एक्सरसाइज बताते हैं। वो प्रत्येक जॉइंट का जो कंपोजिशन है उसके अनुसार वो आपको एक्टिविटी शेड्यूल देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, डेली एक्टिविटी शेड्यूल। तो इसमें सोशल वर्कर का सहारा ले सकते हैं आप, फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसका सहारा ले सकते हैं, डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल है, न्यूट्रिशियन का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, किस मात्रा में लेना है। आप अगर दवा ले रहे हैं तो कौन सा डाइट नहीं लेंगे, कौन सा। तो ये कई बार इन्हीबिटर होता है, जो फूड्स में दवा के इन्हीबिटर को नहीं लेना है, या जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे रहा है उस तरह की डाइट हम लोग को नहीं लेनी है। तो ये चीज़ बहुत सारे लिटरेचर उपलब्ध हैं जिसमें आप देख सकते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप देख सकते हैं कि आर्थराइटिस में कौन सा लें कौन सा नहीं लें। शहरों में खासकर देखा जाता है कि स्पॉन्डिलाइटिस का भी, हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस बैकएक काफ़ी हद तक और फैला इसके हुआ है। कारण जो है आई में भी कुछ एसोसिएशन डिजीज है, जैसे कि यूवेटिस वगैरह है। हाँ, एसोसिएशन एंकालोजी ये रीटर्स डिजीज जिसमें HLA-B27 का इन्वॉल्वमेंट है। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे, जैसे शहरों में देखते हैं कि कार में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, बाइक की रफ्तार बढ़ गई 60, 70, 80, बाइक 60 से डायरेक्ट 5 किलोमीटर में आ जाता है, 5 किलोमीटर से डायरेक्ट 20 किलोमीटर में। तो ये जो जर्क है, जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क है और ये एक कमानी टाइप का काम करता है। कहीं पर हाइपर एक्सटेंशन है, कहीं फ्लेक्शन है। तो ये जो जॉइंट है, अगर बार बार उस पर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो कैल्सिफिकेशन होने लगता है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन होता है। और ज़्यादा होते 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 क्या हुआ, बम्बू स्पाइन टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा, आपको एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, रिजिडिटी बढ़ जाएगा। उस केस में आपको काफ़ी बैकएक होगा, आप थोड़ा सा भी झुकेंगे या झुक ही नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट कंप्लेन होता है पेशेंट का कि सर हम जब लैस को अपने जूता का फीता लगाते हैं या कुछ सामान उठाते हैं या झाड़ू देने महिलाओं का होता है कि तो पीठ में दर्द हो जाता है। तो ये सब वजह है उसके फ्लेक्सिबिलिटी में गिरावट आना। जो जॉइंट की जो मोड़ है वो तरीके से नहीं मोड़ेगा। तो इस तरह के केस में आपको इसमें क्या क्या करना क्या चाहिए, फिजियोथेरेपी, जिसमें कि आपका प्रत्येक जॉइंट के लिए बताया हुआ है। आप स्ट्रेच करके पार्टिकुलर पोजीशन में, लेफ्ट लैटरल पोजीशन या राइट लैटरल पोजीशन में जाके पैर को मोड़ते हैं, पीठ की ओर सटाते हैं, या और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है। हाँ, योगा वगैरह भी है। योगा का आसना जो आप करते हैं प्राकृतिक है, नेचुरल है ये। और बहुत सारे हैं जिससे कि आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और लिगामेंट का स्ट्रेच होता है। तो आप वो सब सहारा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू। इसके बारे में।